हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो जो पिछले वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, हम उससे आगे बात करेंगे। और इंडक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या बात हुई थी, इतनी ही ना। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ करेंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने में करंट प्रोड्यूस होती है कॉइल के पास। ऐसे नहीं कहीं भी करने में हो जाएगा, किसी कॉइल में या कहीं कंडक्टर का कॉइल है वहाँ पर ऐसा होगा कि अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है, चेंज होता है टाइम के साथ, तो उस कॉइल में ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। उसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और उससे जो करंट फ्लो होगी कॉइल में, अगर सर्किट कंप्लीट है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड करंट भी बोलेंगे उसको। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या हो रहा होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर चार्जेस को चलने के लिए या करंट को बनने के लिए, ओके, करंट को इस्टेब्लिश होने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्जेस पर फोर्स लगना होता है। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से लगता होगा, तभी तो होगा ऐसा। तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, वही कह रहे हैं मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है फील्ड चेंज करने पर। तो इससे पहले हम प्रीवियस नॉलेज की बात करेंगे जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फोर्थ चैप्टर में फोर्स ऑन मूविंग चार्ज या लॉरेंज फोर्स पढ़ लिए हैं, हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आपको जब वहाँ शुरुआत करेंगे तो आपको हम बता पाएंगे कि एक्चुअली फील्ड चेंज करने से होता क्या है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस को शेयर करिए, पूरा देखा करिए वीडियोस को, और लाइक करिए, और अपने सुझाव हमारे तक जरूर पहुंचाइए, जिससे हम आपको और जितना अच्छा हो सके, पॉसिबल हो सके, उतना करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं उस बात पर कि पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है जो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, या मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स कब लगता है। तो इससे पहले तो आप पढ़ चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो ये क्या लिख रहे थे आप, लॉरेंज फोर्स में केवल मैग्नेटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, ये क्यू वी क्रॉस बी, यही था। क्या मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ये क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। हियर थीटा इज व्हाट, दिस इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि फील्ड अगर v ज़ीरो है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है चार्ज का, तो फिर क्या हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो। देख के तो ऐसा ही लगता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, ओके। और b तो खैर है ही है, b अगर ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो होगा, भले ही चार्ज चले, मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, तब फिर क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, ऐसा। और साथ में अगर थीटा ज़ीरो है तब भी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऐसा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज को एक साथ देखें तो ऐसा क्या होता है कि ये थीटा एंगल ज़ीरो होने पर फोर्स ज़ीरो होता है। तो क्या हो रहा था, थोड़ा हम पिक्चरली उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। थोड़ा हम एक लॉजिक यूज़ करेंगे कि फोर्स आखिर लगना और फोर्स का ज़्यादा लगना कब होता है। देखिए, थीटा अगर 90 डिग्री है तब फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ये मैक्सिमम है, यही ना, क्यू वी बी, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये मैक्सिमम है इन द गिवन फील्ड। तो आइए अभी देखते हैं थोड़ा सा फील्ड को और चार्ज को देखते हैं कि अगर हमने ऐसा फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया तो एंगल चेंज होने से
या डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल चेंज करने से क्या चीज़ बदल रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, थोड़ा हम गेस करने की कोशिश करें। तो अगर इमेजिन करिए कि ये कोई चार्ज है यहाँ पर, चार्ज पार्टिकल, और इसको मूव करना है। हमने वो तय कर लिया कि इतना ही तेज़ चलना है, मीन्स अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना है तो उतना ही तेज़ चलना है, ये हमने पहले तय कर लिया। तो किसी और किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहे, तब क्या होगा, तो ये कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? एंगल डिपेंडेंस के साथ। एंगल डिपेंडेंस देखना है। अगर v का मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट रहे, ये वैल्यू कांस्टेंट रहे, b तो कांस्टेंट ही है, तो थी चार्ज तो फिक्स ही है, वही चार्ज है, तो एंगल बदलने के साथ फोर्स बदलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, देखने में क्या लगता है? तो अगर देखिए, अगर ये चार्ज इधर मूव कर रहा होता है तब फोर्स नहीं लगता, ठीक है, फोर्स जीरो लगता है। यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो, ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो। इधर भी मूव करता है फील्ड से 180 डिग्री पर, यहाँ पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और अगर ये चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर इधर की ओर मूव करता है तो तब चार्ज पर फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। और अगर यही चार्ज कुछ ऐसे मूव कर रहा है इधर की ओर, तब फोर्स लग रहा है। लेकिन अब क्या है, ये फोर्स कम है, मैक्सिमम से कम है, लेकिन जीरो से ज़्यादा है। जैसे से एंगल ये इस फील्ड की डायरेक्शन से ये एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम, और इधर क्या है? थोड़ा कम है। सो फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम हियर, ये कम है। जैसे अब इधर की ओर अगर चल रहा है तो भी क्या है? फोर्स और कम है। यहाँ पर अगर ऐसे चल रहा है तो भी फोर्स बहुत कम है। तो ये वैल्यूज देख करके क्या पता चलता है कि चार्ज पर फोर्स, चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, कब नहीं लगता। तो एक तो देख ही रहे हैं, 0 और 180 डिग्री पर चल रहा है फील्ड के रिस्पेक्ट में तो नहीं फोर्स लग रहा है। अगर 90 डिग्री पर चल रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। अदर कोई एंगल है तो क्या हुआ? फोर्स क्या है? कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है लेकिन मैक्सिमम से कम है। तो हम इसको जो आपको ऑब्जर्वेबल यहाँ पर है या पिक्चरली जो आप देख पा रहे हैं, इसको इमेजिन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक अपरेंट फिगर है कि अगर अपरेंटली अगर ऐसा दिखता है कि अगर चार्ज मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ? फोर्स नहीं लग रहा है। एक अलग से लॉजिक बस बना रहे हैं कि हाँ ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है तो फोर्स नहीं है। कब? जबकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नहीं कट करता है। और यही मूविंग चार्ज अगर परपेंडिकुलर चल रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस को अगर ये सेपरेशन या रिलेटिव क्लोजनेस लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका ये मीनिंग नहीं है कि यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है, बीच में फील्ड नहीं है। ये तो फील्ड एक जैसा चारों ओर है, बस हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और वैसे ही हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये इधर उतना ही तेज़ इधर चल रहा है, उतना तेज़ ऐसे अगर जाए, अगर उतना ही तेज़ ऐसे जाए, उतना तेज़ ऐसे जाए, तो इन चलने में क्या क्या इंटरेक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए इधर जब चल रहा है 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, सो चार्ज नेवर इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। जब परपेंडिकुलर चलता है तो लाइंस को क्विकली कट करता है। ये जो आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें दिख रहा है कि लाइंस को क्विकली कट करता है, यानी कम ही डिस्टेंस चलने पर अगली लाइन आ जाती है तो क्विकली कट करता है। जब ऐसे चल रहा है इधर की ओर और ऐसे चल रहा है तो यहाँ एक लाइन से दूसरी लाइन को कट करने में क्या दिख रहा है कि ये
थोड़ा ज़्यादा दूर चलना पड़ रहा है। जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच गैप क्या हो रहा है, वो उसको कम चलना पड़ रहा है और कम चलना पड़ रहा है यहाँ, और मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है दो लाइंस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में चल रहा है, चार्ज अगर फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है तो उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्विकली या सबसे तेज़ी से लाइंस को कट कर रहा है। तो हम एक रिजल्ट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर चार्ज मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तभी फोर्स लगेगा। एक तो फैक्ट। तो जब भी मैग्नेटिक लाइंस को चार्ज इंटरसेक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा अगर ये लाइंस को क्विकली कट करेगा। सो जितना क्विकली लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, या पर सेकंड जितनी ज़्यादा लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, उतना ही फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश की है। हालांकि ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फील्ड लाइन कोई फिजिकल उनका एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं होता, तो बस रिप्रेजेंटेशन की बात है। उस रिप्रेजेंटेशन में भी क्या है, अगर लाइंस को जितनी जल्दी कट करेगा उतना ही स्ट्रांग फोर्स और चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स? यही फोर्स है। अब बात आती है कि जो यहाँ इस फार्मूले में आप देखते हैं कि अगर V 0 है तो फोर्स 0 है, फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर चार्ज 0 है, किसके रिस्पेक्ट में? फिर जीरो वेलोसिटी पर, सॉरी, चार्ज अगर जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी नहीं मूव कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में हो? लाइंस के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये फील्ड चेंज होने लगे, तो चेंज होने का मतलब क्या है? या तो और वीक हो जाएगा या और स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो लाइंस के बीच रिलेटिव सेपरेशन है वो क्या होगी? वो चेंज होगी। तो एक तरह से लाइंस का आप इमेजिन कर सकते हैं लेटरल मूवमेंट, लाइंस का लेटरल मूवमेंट इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये चार्ज अगर लाइंस अप डाउन ऐसे कर रही हैं, लेटरल मूवमेंट हो रहा है, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कहा जा सकता है या कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तब ये चार्ज लाइंस को कट कर रहा है। तो हमारे रेफरेंस में, अगर हमारे देखने में अगर चार्ज रुका हुआ है और लाइंस के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है, तो भी चार्ज पर फोर्स लगता है। सो डेफिनेटली इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस एंड चार्ज, अ फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज, और फोर्स चार्ज पर लगेगा। अगर चार्ज फ्री है चलने के लिए तो फिर क्या होगा? चार्ज चलेगा भी। और ये चार्ज पर फोर्स लगना हमें एक कॉन्सेप्ट ये देता है, क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो गया कहीं कंडक्टर में, जहाँ पर चार्ज पर फोर्स लगने लगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पर डेवलप हो गया। मीन्स चार्ज पर फोर्स लगने लगा तो पोटेंशियल उस पर हो गया। तो ऐसे ही देखते हैं, तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, डेवलप हो गया है, तो चार्ज पर फोर्स लगेगा। और चार्ज मूव करने के लिए, तो चार्ज अगर मूव करने के लिए फ्री है तो मूव करेगा, और इससे क्या बनेगा? तब करंट। इसी को आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? तो हमें इस कंपैरिजन से कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, और वो पॉइंट्स हमने ड्रॉ क्या किया है, आइए देखते हैं। An electric charge experiences magnetic force in an external magnetic field, when it moves relative to field lines
that is it intersects the magnetic field lines, that is it intersects the magnetic field lines. ओके, ऐसा हो गया। और यहां पर देखिए क्या होगा, अगर ये जीरो कांस्टेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है ना, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर ऐसा है तब तो कभी नहीं कट करेगा अगर पैरेलल चलेगा। एंड चार्ज मूव्स parallel to the field, okay, then it never intersects the field lines, यही ना फील्ड लाइन, तब ये इनको कट नहीं कर रहा। तो यहां पर थीटा क्या है, थीटा या तो 0 है, थीटा क्या है 180 है। इन दोनों सिचुएशन में नहीं कट करता है तो फोर्स उस पर नहीं लगता, और नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, ओके, एंड नो फोर्स इज experienced by the charge। तो ये कोई फोर्स नहीं लग रहा है ऐसे में, लेकिन अगर वो 90 डिग्री पर है तो लाइंस को जितनी तेजी, बहुत तेजी से कट करता है, तब क्या होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। इफ चार्ज मूव्स perpendicular to the field, perpendicular to the field, then it intersects the field lines most rapidly, and experiences maximum force, ओके। तो अदर एंगल्स के लिए क्या होगा, फिर इंटरमीडिएट फोर्सेस, ठीक है ना, वो इंटरमीडिएट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक। फॉर एंगल्स 0 less than theta less than 90, strength of magnetic force is intermediate when intersection of charge and field lines, ये पिक्चोरियल इमेजिनेशन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन है, ना कि कोई लाइन फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है और उसको कट कर रहा है, ऐसा कुछ आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं। चार्ज एंड फील्ड लाइंस इज लेस रैपिड, ऐसा होगा। अगर चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, हमारे फ्रेम में अगर चार्ज रुका हुआ है तो भी अगर फील्ड लाइंस, अगर फील्ड बदल रहा है तो फील्ड लाइंस के रिलेटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है। इफ चार्ज इज स्टेशनरी,
in our frame and magnetic field is changing with time. Then there will be relative motion between charge and field lines. तो भी क्या होगा, चार्ज पर फोर्स लगेगा, then and charge will experience force, and charge will experience force, magnetic force. अगर जितना तेजी से फील्ड की वैल्यू चेंज होगी उतना ही रिलेटिव मोशन, उतना ही क्विक इंटरसेक्शन होगा चार्ज का फील्ड लाइन का, तो उतना ही ईएमएफ या उतना ही फोर्स चार्ज पर बढ़ेगा और ईएमएफ उतना ही, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट, ओके, इफ टाइम रेट ऑफ change of field is higher than intersection of field lines and the charge will be more rapid, okay, which will result okay, greater force on the charge, and hence greater EMF. तो ये चीज़ें हम वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूज़न कि ऐसा हो रहा होगा। और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो जब भी इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो किसकी मैग्नेटिक लाइंस का और चार्जेस का, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और ज़्यादा या कम हो सकता है, वेरी करने पर वैसे ही वेरी भी करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम में जो आप कहा गया कि कॉइल के पास मैग्नेट मूव करने से क्या होता है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे हो रहा है आखिर। तो आइए हम इसी से उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है उसका फील्ड पैटर्न देखिए आप और कॉइल को देखिए वहाँ पर कैसे होता है। तो ये लाइंस को ये देखने से पहले हम देखते हैं चल के कि आखिर हो क्या रहा है, इसको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करने से क्या होता है, या ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से करंट चलती है, तो क्या उसका रिजल्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एक तो कॉइल सिंपल अपने यहाँ एक सोलेनॉइड यूज़ कर सकते हैं, तो एक कॉइल चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए, और कनेक्ट करने के लिए कॉइल को
बस इतना ही चाहिए। तो इन चीज़ों से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं सिंपली। अभी चलते हैं और देखिए कि ये क्या इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद आकर के हम और बात कर देते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं जो हम करने जा रहे हैं, जिसे डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं आपको। तो अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर का नाम ले रहे थे कि गैल्वेनोमीटर एक कॉइल चाहिए, गैल्वेनोमीटर उसके टर्मिनल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होना चाहिए, और साथ में मैग्नेट चाहिए, उसको मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करना है। तो कॉइल का मतलब देखिए क्या रख दिया, ये एक सोलेनॉइड, आप सामने से इसको देख सकते हैं, ये सोलेनॉइड है। और ये गैल्वेनोमीटर की जगह क्या है, ये एक मॉडल है, हालांकि इस पर लिखा है मिली एम्पियर। तो अमीटर भी आप पहले जानते हैं, आप 4th चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जो अमीटर है या आपका वोल्ट मीटर है वो किससे बनते हैं, गैल्वेनोमीटर में से ही बनते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। जो भी पार्ट्स हैं ये एक तरह से ओपन मॉडल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये देखिए गैल्वेनोमीटर है, इसमें कुछ कॉइल वगैरह अंदर हैं। तो ये कॉइल थोड़ी सी झलक उसकी मिल रही होगी उसमें, देखिए अंदर, और इसमें एडजस्ट करने के लिए ये सब है ऐसे। और साथ में ये देखिए जो उस पार से कॉइल देख रहे थे आप यहाँ पर, ठीक है, ये कॉइल का हिस्सा आपको ये दिख रहा होगा। अगर उसमें थोड़ा भी इंडिकेटर हिलता डुलता है तो ये कॉइल देखिए हिलती डुलती है, ठीक है। देखिए ये है ना, ये कॉइल इंडिकेटर उस साइड है, जो निडल जैसा दिख रहा है वो इंडिकेटर है। और ये क्या है, कनेक्टर्स कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर, और ये दोनों टर्मिनल हैं उस कॉइल के, ये दोनों टर्मिनल हैं रेड ब्लैक, उनके लिए केबल ये दिया हुआ है। और उसको हम इससे ये कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ये कॉइल क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो ठीक है, आइए हम उसको कनेक्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि ये कैसे हो रहा है। तो ये एक नियोडायमियम मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। जितने भी मैग्नेट्स आप देखते हैं उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग यही मैग्नेट होता है, नियोडायमियम मैग्नेट। हालांकि थोड़ा सा ब्रोकन जरूर है लेकिन फिर भी ये अभी भी काम करेगा। और इस मैग्नेट को हम मूव कराते हैं यहाँ पर, ये सोलेनॉइड आपका ये यहाँ पर हम इसको इसके पास या दूर ऐसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होना चाहिए। देखिए कैसे करता है। तो ये टर्मिनल्स जो आप कह रहे थे ना कि गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स हम कॉइल के क्रॉस कनेक्ट कर दें, ये यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और इसको मूव कराने के लिए जहाँ पर ये कॉइल के पास मैग्नेट को मूव करने के लिए थोड़ा सा इजी होने के लिए हमने क्या ले लिया, ये एक रॉड ले लिया, ठीक है। ये एक मेटल रॉड है, स्टील रॉड है, और ये इसके जरिए तो हम जब मूव कराते हैं तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिएगा, अब हम इस नियोडायमियम मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हम इसमें थोड़ा चिपका लेते हैं ताकि मूव करने में आसान रहे। ये यहाँ पर एक स्विच था, ये हम ऑन कर देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। और फिर देखिए इस मैग्नेट को अगर मूव कराते हैं इस कॉइल के आसपास अंदर या बाहर तो देखिएगा ये ऐसे लगे, देख डिफ्लेक्शन देख लीजिए, ठीक है ना। और अगर इसको वैसे खींचते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, किधर हो गया, ये लेफ्ट हो गया। फिर वापस ऐसे लगे तो क्या हुआ, राइट डिफ्लेक्शन है। और ये आके फिर रुक रहा है, फिर ऐसे खींच रहे हैं तो क्या हुआ, लेफ्ट डिफ्लेक्शन है। तो ये मूव कराएं हम ऐसे ऐसे तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्यों ना डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। और जब भी आप देखेंगे कि इसको ऐसे उधर ले गए तो राइट डिफ्लेक्शन हुआ, वापस खींच लिए तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो गया। रिलेटिव मूवमेंट आप इसको यहाँ अंदर रख दीजिए, बस देखिए ले जा रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन बस ऐसे रख दे चुपचाप। तो इसके अंदर रख दें तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ चुपचाप रख दें तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कितना भी दूर रख दें या कितना भी ऐसे पास ले जाएं, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इधर हम मूव कर रहे हैं या जैसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपका एक बहुत सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि कॉइल के रिलेटिव मैग्नेट को अगर मूव करते हैं
तो डिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये जो लिखा है मिली एमीटर गैल्वेनोमीटर अगर होगा तो वही बात होगी। इसमें इसकी मशीन में जो यहाँ मशीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट किया जाता है अमीटर में और वोल्टमीटर में, थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ ये काम करते हैं। तो यही डिमॉन्स्ट्रेशन में है। तो फिर चलते हैं हम लोग वापस, फिर अब बोर्ड पर देखते हैं कि और क्या क्या आगे इसमें बताना रह गया। तो जो आपने देखा वहाँ तो उससे देख रहे थे कि मैग्नेट के मूवमेंट में क्या था कि अगर हम मैग्नेट को इनसाइड ले जा रहे थे, उसे क्लोज ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन राइट हो रहा था और वापस पुल कर रहे तो लेफ्ट हो रहा था। मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन अगर रिवर्स होती है तो फिर क्या होता है, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का वो भी रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। चार्जेस का फ्लो क्या होता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए अभी यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे, फिगर ड्रा करते हैं। फैराडे ऑब्जर्वेशंस क्या उन्होंने कह रहे हैं कि अगर एक कॉइल है यहाँ पर, अगर मान लेते हैं एक मैग्नेट है और एक कॉइल, हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ इमेजिन करते हैं, साउथ इधर, और इसकी जो फील्ड लाइंस है आप जानते हैं फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर और ये फील्ड लाइंस इधर, ठीक है, और ये फील्ड लाइंस तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट की, और यहाँ पर भी वो मैग्नेटिक लाइंस फिर आके इंटर करेंगे साउथ पोल में, ऐसे इंटर करेंगे और बाहर से इस तरह आएंगे। तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, भाई कई बार देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये कॉइल को रखने पर यहाँ पर क्या होता है, या मूव करने पर क्या होता है। कॉइल को मूव करें चाहे मैग्नेट को मूव कराएं, हम अगर मैग्नेट को इधर मूव कराएं, यहाँ रखकर कॉइल को यहीं रख दें और मैग्नेट को यहाँ मूव कराएं, या मैग्नेट को यहीं छोड़ दें, कॉइल को ऐसे मूव कराएं, बात तो दोनों एक ही है, रिलेटिव मोशन होना ही होना है कॉइल में। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह देखने की कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। लूप है या इसको कॉइल इमेजिन करिए और इसको यहाँ ऐसे ले आए हम, और मैग्नेट यहीं रखा हुआ है और इसको हम आगे ले गए, मैग्नेट के रिलेटिव हम इसको आगे ले गए। अब देखिए क्या सिचुएशन क्या बनती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए क्या कुछ इस तरह की लाइंस बन रही हैं, ऐसे इस तरह की लाइंस, और ये इन लाइंस को अगर चलते हुए ऐसे क्या हुआ, कट करता हुआ जा रहा है। तो कट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगेगा। कहाँ चार्जेस हैं, इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं, और वो चलने के लिए फ्री भी हैं अगर एक कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पर रख करके अगर इसको हम आगे लेके चलते हैं इस कॉइल को, मैग्नेट यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे की ऐसे हैं, उनको हम कह सकते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई हैं, रुकी हुई हैं। लेकिन ये जो लूप है अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखिए यहाँ पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, बीच वाली ऐसे इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अगर ये मूव करेगा तो आप इमेजिन क्या करते हैं कि इसके सारे चार्ज जो इस लूप के चार्ज हैं वो भी मूव कर रहे हैं कॉइल के साथ। कॉइल मूव करने का मतलब इसके जो चार्जेस हैं इसके अंदर वो सभी मूव कर रहे हैं आगे। ऐसे फील्ड क्या है, फील्ड कैसे है, यहाँ वाले के लिए इधर का फील्ड है, यहाँ वाले के लिए ऐसे फील्ड है, यहाँ वाले के लिए क्या है, ऐसे नीचे फील्ड है, यहाँ वाले के लिए क्या है, इधर की ओर फील्ड है, थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर होता हुआ इधर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे फील्ड है। तो जब ये चलेगा तो क्या कह सकते हैं, सिचुएशन क्या बन रही है कि कॉइल आगे जाएगा तो इसके सभी चार्जेस आगे ही जाएंगे, ऐसा होगा ना। कॉइल के साथ इसके सारे चार्जेस
ये अगर ऐसे जाता है तो सारे चार्जेस स्ट्रेट जाएंगे इधर। अगर सिमेट्रिकली इसको रखा हुआ है तो ऐसे ही जाएंगे एक्सिस के पैरेलल, सारे चार्जेस इस कॉइल के एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि फील्ड के पैरेलल जा रहे हैं। हाँ, एक्सिस के अलावा जरूर फील्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ का फील्ड क्या है, एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये फील्ड एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये फील्ड एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये फील्ड एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, जब चलेगा ऐसे तो यहाँ पर अगर है, देखिए अगर यहाँ पर है ऐसे, ये कॉइल यहाँ पर है तो ये इसमें काफ़ी लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन सकते हैं। और यही मूव करके यहाँ चला गया, इतना दूर चला गया, यहाँ पर यहाँ चला गया, तो ये ठीक है, यहाँ चला गया। तो ये यहाँ था, जब यहाँ चला गया तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 ही लाइंस दिख रही हैं। यहाँ पर 7 लाइंस थी, तो ये लाइंस बाहर गई इस लूप से या इस कॉइल से, लाइंस बाहर गई ना। तो ये लाइंस किसको कट की हैं, तो ये लाइंस ये दो इधर लाइंस बाहर चली गई। तो क्या हुआ, जब ऐसे गया होगा तो इस लाइन से इंटरसेक्शन हुआ होगा। तो हम यहाँ की सिचुएशन को देखें तो क्या कह सकते हैं कि एक चार्ज इस कॉइल के अंदर यहाँ हर जगह चार्ज है। तो इस कॉइल का चार्ज आगे मूव कर रहा है और यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड कैसे है, इधर की ओर है। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्ज के, क्योंकि सभी कॉइल के साथ ऐसे आगे जा रहे हैं। तो वेलोसिटी, सारे चार्जेस के वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, और तो सभी ऐसे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बी की डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए उधर तिरछा। तो चार्ज की मोशन और ये इनके बीच की डायरेक्शन के बीच, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब क्या करेंगे, अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, यही तो है कि ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज के मोशन की डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है ना, ये फील्ड की डायरेक्शन, इधर चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। और अगर पॉजिटिव चार्ज, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उस पर ऊपर लगेगा, ऐसा ही लगेगा। हाँ, इसके बीच एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल 90 भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो हम फिलहाल इस सिचुएशन में हैं, थोड़ा एंगल है, 90 भी नहीं है तो भी कुछ एंगल है। और फोर्स कैसे लगेगा, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही लगेगा, ये नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे ऊपर फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो नीचे फोर्स लगेगा, यही होगा ना। तो इधर जा रहे हैं तो सारे चार्जेस देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये चार्जेस के मूवमेंट की डायरेक्शन है और एक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये एंगल 90 से कम है, फोर्स ऐसे ही लगेगा। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स किधर लगेगा, कैसे लगेगा, आगे की ओर लगेगा, ठीक है ना, ऐसे। और सारे नेगेटिव चार्जेस पर किधर फोर्स लगेगा, ये तो पॉजिटिव वाले हैं, अगर सारे नेगेटिव चार्जेस पर फोर्स किधर लगेगा, ये V है, वो भी तो उधर जा रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या है, ये B है, इधर B है, थीटा वही है। सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं उन पर फोर्स क्या लगेगा, तब पीछे लगेगा, यही तो है ना। पॉजिटिव पर फोर्स अगर ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव फोर्स आगे लगेगा इधर की ओर, और नेगेटिव फोर्स क्या होगा, इसका अपोजिट लगेगा। तो ये कहाँ पर हो रहा है, सामने। चार्ज किधर जा रहा है, आगे। ये देखिए पॉजिटिव भी आगे, नेगेटिव भी आगे, क्योंकि कॉइल आगे जा रही है। तो जो फ्रेम अभी दिखा रहे थे, तो जो ये फ्रेम दिखा रहे थे, ये कॉइल दिखा रहे थे, ये कॉइल आगे जा रही है, तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव इसके जो चार्जेस हैं वो इधर जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और उठता है क्वेश्चन कि यहाँ तो फ्री कौन है चलने के लिए, सॉलिड है, तो सॉलिड में कौन चल सकता है अगर फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, तो वही चलेगा। पॉजिटिव तो वैसे ही बाउंड है, वो न्यूक्लियस में है, तो वो तो चल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से क्या सिचुएशन होती है कि जब भी हम इसको कॉइल को आगे लेके जा रहे हैं तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव आगे जा रहे हैं। टॉप वाले को ज़रा सोचें, उसी के लिए ऊपर बनाया हुआ फील्ड ना, टॉप के लिए ऊपर फील्ड बनाया हुआ है, तो टॉप वाले के लिए सोचिए इधर, तो इन पर फोर्स किधर लगेगा,
यहाँ पर टॉप वाले पर, कॉइल के टॉप पर जो नेगेटिव होगा वो फोर्स ऐसे लगेगा अंदर की, जा तो ऐसे रहे, पॉजिटिव पर फोर्स आगे क्यों लगेगा, तो पॉजिटिव पार्टिकल तो नहीं कोई चलने वाला वहाँ पर है, लेकिन नेगेटिव तो ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, इधर की ओर। ये तो टॉप की बात हो गई। तो बॉटम में क्या होगा देखिए, ये सिचुएशन किसके लिए है, टॉप सेगमेंट के, है ना, ये टॉप सेगमेंट में ऐसा होगा। बॉटम वाले में क्या होगा, नीचे। यहां पर क्या होने वाला है, इस पोर्शन में देखिए क्या हो, यहां पर बॉटम में फील्ड क्या है, देखिए नीचे है ना, यहां पर ऐसे नीचे, तो चल तो ऐसे ही रहे, जो चार्ज की मोशन है वो वही है v, लेकिन नेगेटिव के लिए भी v वही है। फील्ड किधर है, फील्ड ऐसे, फील्ड यहाँ पर नीचे है ऐसे, और यहाँ v, और ये देखिए क्या हुआ, ये b और ये b है, तो ये एंगल है v और b के बीच एंगल। तो अभी जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई सभी तो चल रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार कह रहा है कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही जा रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव वाला चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, आप देखिए, v ऐसे हो गया और b क्या हो गया, अब माइनस में ये हो गया एंगल। अब b देखिए, ये b होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, इससे दिखाते हैं, तो ये एंगल अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, इससे इधर होता था, अब ऐसे नेगेटिव हो गया, तो ये एंगल नेगेटिव हो गया। तो अब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब भी क्या होगा, एंगल अगर डिपेंडेंस देखें तो ये साइन थीटा पर डिपेंडेंस होता है, तो यहाँ पर अभी क्या फोर्स लगेगा, अगर हम इसको आप नेगेटिव एंगल बोल दें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ वाले ऊपर में तो पॉजिटिव पर फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की ओर, नीचे वाले में फोर्स किधर लगेगा, फिर अंदर की ओर लगेगा, तो ये नेगेटिव एंगल हो जाने से अंदर की ओर फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा। और जो यहाँ नेगेटिव है कहाँ, बॉटम, यहाँ बॉटम वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉटम सेगमेंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये फोर्स नेगेटिव पर बाहर क्यों लगेगा। तो बॉटम सेगमेंट अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो टॉप पर नेगेटिव पर अंदर फोर्स लग रहा है, देखिए टॉप पर नेगेटिव पर अंदर फोर्स लग रहा है, और बॉटम पर नेगेटिव पर क्या है, इधर फोर्स लग रहा है ऐसे। तो यहाँ का नेगेटिव इधर चलेगा, टॉप का नेगेटिव उधर चलेगा। अब यहाँ वाले को सोच लेते हैं, आप इमेजिन करिए वैसे ही, तो लेफ्ट हैंड रूल यहाँ वाले के लगाते हैं तो क्या होता है, आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, सोचिए फील्ड क्या है, फील्ड ऐसे बाहर की ओर है, ये ऐसे आगे जा रहा है, फील्ड बाहर की ओर है, तो पॉजिटिव पर तो नीचे फोर्स लगना चाहिए, पॉजिटिव पर नीचे फोर्स लगना चाहिए, लेकिन नेगेटिव पर ऊपर फोर्स लगेगा। तो टॉप वाले नेगेटिव पर इधर फोर्स, बॉटम वाले नेगेटिव पर आगे की ओर, है ना, टॉप पर पीछे की ओर फोर्स, नेगेटिव पर, बॉटम के नेगेटिव पर आगे की ओर फोर्स, साइड के नेगेटिव पर ऊपर की ओर फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर नीचे फोर्स होगा, वही बात आप लेफ्ट हैंड रूल से इसको देख सकते हैं। तब फिर क्या होगा, तो नेगेटिव पर फोर्स, नेगेटिव फोर्स कैसा लग रहा है, यहाँ ऊपर, यहाँ ऐसे, यहाँ नीचे, यहाँ ऐसे, तो नेगेटिव ऐसा चलेगा। मेरी ओर से देखने पर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मेरी ओर से देखने पर करंट किधर होगी, क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं। सो फ्रॉम दिस साइड इसमें करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। सो नेगेटिव, सो इन डूइंग दिस, ओके, in the configuration, in the given configuration, applying Fleming's left hand rule, क्या हो रहा होगा, चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नेट साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स
विल मूव, कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं उनकी बात करें, विल मूव एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज from the magnet side, from the magnet side, magnet side, ठीक है। तो मैग्नेट साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए दिखेंगे, which will result a clockwise current, okay, which will result in clockwise current from magnet side, मैग्नेट साइड। तो मैग्नेट साइड से देखने में क्लॉकवाइज करंट इसमें आएगा। तो क्लॉकवाइज करंट मतलब कि यहाँ से ऐसा दिखेंगे। अब अगर इस कॉइल को हम देखते हैं, इस कॉइल को देखते हैं, तो जिधर से देखने पर क्लॉकवाइज है उधर तो इसका साउथ पोल बनेगा ना। करंट कैरिंग कॉइल हैज पोलैरिटी, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो ये पोलैरिटी क्या है, जिधर से देखने पर क्लॉकवाइज करंट होगी वो एंड क्या होता है, साउथ पोल होगा, ठीक। और उधर का अपोजिट एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो आइए यहां पर देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन में ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है। तो एक कॉइल का इस साइड ये साउथ पोल और इस साइड नॉर्थ पोल होता है, हो गया, यही तो हो गया। ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। इसका क्या हुआ, साउथ और नॉर्थ पोल हुआ। क्या करेगा, ले तो जा रहे हैं, मूव कराने से ही ये करंट डेवलप हुई है, ये इंड्यूस्ड करंट, और ये क्या करेगा, इसको ले जाने का अपोज करेगा। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो मिल गया और क्लॉकवाइज करंट। सो अब क्या हो जाएगा, सो क्लियरली अ साउथ पोल विल बी सीन फ्रॉम द मैग्नेट। ओके, तो ये वाला एंड जो इस कॉइल में, कॉइल का जो एंड है जो मैग्नेट की साइड में है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सो क्लियरली द एंड ऑफ कॉइल, okay, end of coil towards, which is towards the magnet, will behave like a south pole। तो अब क्या होगा, रिजल्ट साउथ पोल। तो अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये कॉइल को दूर ले जाने का अपोज करेगा। सो certainly it opposes, certainly the system will oppose the motion of coil, relative to magnet, ऐसा। सो नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कॉइल हम इसको मूव कराने से ही ये डेवलप हुआ है करंट, और फिर ये मूव कराने का अपोज भी करता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लेंज लॉ कहते हैं, बाद में बोलेंगे ऐसा। तो अगर इसको कॉइल की मोशन को रिवर्स कर दें तो फोर्स रिवर्स हो जाएगा सारे चार्ज पर, मीन्स करंट भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा फिर, यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ
coil, velocity of coil is reversed. अगर उसको हम रिवर्स करते हैं, क्या करें कि वेलोसिटी ऑफ कॉइल इज रिवर्स्ड, तब क्या होगा, फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे. ठीक है, फोर्सेस ऑन द चार्जेस will also reverse, will also get reversed, which will result a current, induced current in opposite sense. जो हम कह रहे हैं कि अगर ये बार मैग्नेट है और ये कॉइल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये कॉइल है ऐसे, और इसको आप इधर मूव कर रहे हैं, तब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तब करंट ऐसे हो जाएगी, और ये बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल बन जाएगा. तो नॉर्थ अब ले आने का अपोज करेगा, अब ये ले आने का अपोज करेगा. ओके, क्लियरली इट again opposes the movement, relative motion, relative motion. तो ऐसा दिख रहा. तो ये चीज़ें फिर से अगर हम यही काम करें तो साउथ पोल उधर रख दें, अगर उसको साउथ पोल हम उधर कर दें और ऐसे मूवमेंट कराएं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे ऑब्जर्वेशन हम फिर देखेंगे. तो आगे आइए, ये तो ऐसे ही अगर साउथ पोल है यहाँ पर और यहाँ नॉर्थ पोल है, और एक कॉइल को अगर हम ऐसे दूर ले जाते हैं, ये कॉइल ऐसे है और इधर है, ठीक है, अगर इसको दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर करंट क्या होगी, यहाँ एक नॉर्थ पोल बन जाएगा. नॉर्थ पोल का मतलब करंट ऐसे हो जाएगी, ठीक, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बन जाएगा. और अगर यही नॉर्थ और साउथ ऐसा हो और ये कॉइल को आप ठीक है, अगर इसको हम इधर लेके आएँ तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोज करेगा ले आने का, तो साउथ पोल बन जाएगा. तो साउथ पोल ऐसा, तो ये साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा. तो इस तरह से वही चीज़ हम वहाँ पर देख रहे थे, डिफ्लेक्शन, कि जैसे ही हम मोशन चेंज कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे, क्या हो रहा था, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही थी, इसलिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी क्या होता, रिवर्स हो जा रहा था. तो वही ऑब्जर्वेशन था. अब दूसरी बात कि और क्या करने से ऐसा होता है, तो यही चीज़, यही इंटरसेक्शन, जब हम कॉइल को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मूव कराने से इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए इंडक्शन हो रहा है. और यही चीज़ क्या होता है, अगर कॉइल को रोटेट करें फील्ड में तो भी इंटरसेक्शन होता है. और करंट कैरिंग, एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट चल रही है और बदल रही है करंट, तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लेटरली मूव करती हैं. और तो अगले कॉइल में क्या होगा, जो चार्जेस हैं उनमें, उनसे लाइंस का इंटरसेक्शन होता है और वहाँ पर इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है. तो नोट अगर देखते हैं क्या होता है कि यही इंटरसेक्शन कब होता है, अगर कॉइल रोटेट करते हैं, है ना. इफ अ कॉइल इज रोटेटेड
in an external magnetic field, in an external magnetic field, magnetic field such that arms of coil cut the magnetic lines, okay, then EMF is induced in the coil। ठीक है, तो आप इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये लाइंस हैं और कोई कॉइल ऐसे अगर ऐसे रोटेट करे कॉइल, ठीक, इस फील्ड में अगर कॉइल ऐसे रोटेट करे तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट चलेगी या इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, तो ऐसा होगा। और वैसा ही क्या हो जाएगा, अगर एक ही कोर पर दो कॉइल्स वाइंड कर दें। एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक ये कॉमन कोर है और एक में यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये करंट फ्लो कर रही है, चेंजिंग करंट, या यहाँ पर कोई सोर्स जो अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, चेंज हो रही है करंट, चेंजिंग करंट है ना। ये अल्टरनेटिंग सोर्स का एक सिंबल है, ऐसे ही दिखाते हैं जहाँ पर करंट चेंज होती है। जनरेटर वगैरह जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, उनमें ऐसे ही दिखाया जाता है, ये सिंबल सोर्स है ना, बैटरी की जगह जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कॉइल में क्या होगा, इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, या इसको जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे ही एक और ले जा रहे थे, इधर ले आ रहे थे, तो क्या हो रहा था, इंटरसेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर भी अगर चेंज करते हैं तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ये चेंज होती है करंट, यहाँ पर क्या होगा, ये करंट डिटेक्ट करेगा, बताएगा करंट को। हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बदलती है तो फिर ये हमें काम करता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन कम से कम ये हम कह सकते हैं कि अगर इसको इस तरह भी सोच लें, अगर इसको इस तरह हम सोच लें, इसको ऐसा सोच लें, देखिए कि अगर मान लेते हैं ये एक बैटरी है यहाँ पर, और ये इसको जल्दी ऑन ऑफ करें, स्विच्ड ऑन एंड switched off, switched off quickly, ठीक है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हुआ क्या, यहाँ करंट बनेगी, जीरो करंट से करंट बनेगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, और वो लाइंस क्या होंगी, यहाँ पर कम ज़्यादा होंगी, है ना। पहले जीरो लाइंस थी, अब लाइंस बहुत सारी हो गई, तो लाइंस ऐसे बाहर से ऐसे अंदर आती हैं, ऐसे लगता है, ठीक है, कि अगर ये जीरो करंट थी, इसमें ऑन किया एकाएक, तो हो क्या गया कि बहुत सारी लाइंस इसमें डेवलप हो गई, और वो लाइंस कुछ ऐसा अपरेंटली लग रहा है कि वो लाइंस अंदर बाहर से, है ना, बाहर से ऐसे अंदर आई, यानी बहुत सारी लाइंस अंदर हो गई। इसका मतलब कि कुछ ऐसा फील होगा कि बहुत सारी लाइंस बाहर से अंदर आ गई, यानी इंटरसेक्शन हुआ काफ़ी। तो ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि करंट चलेगी, इंडक्शन होगा, चार्जेस मूव करेंगे और इंड्यूस्ड करंट बनेगी, तो यही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ये हो। और वैसे स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि तुरंत
बहुत सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर हैं और एकाएक स्विच ऑफ करने पर क्या हुआ, यहाँ लाइंस डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा फील होगा जैसे लगा कि सारी लाइंस अंदर से क्या हुई, एकाएक बाहर चली गई। तो ये अंदर से लाइंस सारी बाहर चली जाएंगी तो क्या होगा, ये वायर है वो लाइंस उस वायर को कट करते हुए ऐसे गई वापस, एक ऐसा हम सोच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर फिर इंडक्शन हुआ। जब भी लाइंस कट चार्जेस कट करेंगे फिर इंडक्शन होगा, तो फिर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये कुछ जो फैराडे के ऑब्जर्वेशंस थे उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा पाया। अब हम इसके बाद थोड़ा सा उनको मैथमेटिकल वे में या जो आगे उन्होंने जो भी प्रपोज किया थियरीज और स्टेटमेंट्स, ये सब हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम सोच रहे हैं यहीं पर रोका जाए, काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो फिर आपसे फिर से निवेदन है कि आप ज़रूर साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियोस को दूसरों तक, दूसरों से बोलिए, चैनल को पर आएँ और सब्सक्राइब करें। हम वीडियोस को और अपनी कोशिश जितनी होगी पूरा का पूरा वीडियो हम देते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।